नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। आज मैं आप सभी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय पर अपनी बातों को साझा करना चाहूँगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नडियाद, गुजरात में हुआ था। ब्रिटिश काल के समय में यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। आपकी माता का नाम लाडबा पटेल जी एवं पिताजी का नाम जवर भाई पटेल था। आपके भाई का नाम सोम भाई पटेल, नारसी पटेल, विट्ठल भाई पटेल का और काशी भाई पटेल था। आपकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम दही दीन था। आपका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में 1893 में जबेरबा जी के साथ हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह के पश्चात भी आपने 22 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक्स 1897 में पूर्ण किया। बचपन से आपका सपना था कि वकील बन करके अपने सपनों को साकार करूं। इसी सपने को साकार करने के लिए आपने लंदन से मिडन टेम्पल ऑफ इन लंदन स्कूल से आपने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। बैरिस्टर की डिग्री आपने 1910 में प्राप्त की। इसके पश्चात 1913 में गुजरात अहमदाबाद वापस आते हैं और बैरिस्टर का कोर्स कंप्लीट करने के पश्चात वकालत की शुरुआत करते हैं और गोधरा में आपने कोट टाई पहनकर अर्थात अंग्रेजी वेशभूषा के धारण करते हुए आपने वकील का अपना पेशा शुरू किया। 1913 से अपनी वकालत को प्रारंभ करने से लेकर 1916 तक हम देखते हैं कि अपने को बहुत अच्छे ढंग से प्रतिष्ठित कर लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पूर्ण जानकारी न होने के कारण अक्सर आप उनका मजाक उड़ाते थे, किंतु 1916 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात क्लब में पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात होती है और इस मुलाकात से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इस प्रभावित ऐसे होते हैं कि वह उनके साथ में उनकी विचारधाराओं के साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव होता है और चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। जीतने के पश्चात अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी के सदस्य बनते हैं। 1918 में गुजरात में खेड़ा संघर्ष शुरू होता है और यह खेड़ा संघर्ष किसानों के करों में राहत की मांग को लेकर के होता है, क्योंकि उस समय खेड़ा में बहुत बड़ा सूखा पड़ा रहता है। उस सूखा पड़ने के कारण लोग बहुत परेशान होते हैं। इस परेशानी को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया। कर न दो का अदालत का आंदोलन चलाया कि टैक्स को पेमेंट नहीं किया जाएगा। यहीं से आप गांधी जी के कट्टर अनुयायी बन जाते हैं। अंत में सरदार पटेल की इन मांगों के आगे सरकार पूर्णतः झुकती है और करों में राहत पूर्ण रूप में देती है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की पहली सफलता थी और पहले आंदोलन में किया गया आंदोलन सफल रहा। 1920 में पटेल की अगुवाई में कांग्रेस ने अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी के चुनाव में के सभी वार्ड सीटों को जीतती है और अपना एक अलग जगह बनाती है। 1921 में गुजरात कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बनते हैं। ठीक अध्यक्ष बनने के पश्चात 1922, 23, 22, 24 और 27 तक लगातार आप अध्यक्ष बने रहते हैं। साथ 1945 तक आप इस सीट को सुशोभित भी करते रहते हैं और 1921 के पश्चात से लेकर हम देखते हैं कि 1928 तक में आकर के आप अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी का अध्यक्ष पद को त्याग देते हैं।
1928 में, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना रहती है जिसे हम देखते हैं, पाते हैं, उसे हम कहते हैं साइमन कमीशन आया रहता है। उस समय साइमन कमीशन के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं और उसके बारे में विरोध करते हैं। इस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान को लगभग 30% तक वृद्धि कर देता है। पटेल जी इसका विरोध करते हैं। सरकार ने बाद में 22% लगान वृद्धि गलत है, इसे 6.03 तक परसेंटेज तक कर दिया जाता है। यह सत्याग्रह आंदोलन में सफल होने के बाद महिलाओं ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान करते हैं और इसी जगह से उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। सरदार का तात्पर्य यहाँ पर प्रमुख से था। प्रमुख मतलब मेन। सरदार मेन जो भी किरदार होता है उसी को सरदार कहा जाता था। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा निकाली जाती है और यह यात्रा पैदल निकाली जाती है। दांडी से लेकर महात्मा गांधी की इस यात्रा में शुरुआती दौर में 78 लोग स्टार्टिंग में रहते हैं और ये 26 दिन तक ये पैदल मार्च करते हुए महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं और नमक के आंदोलन में उनका सक्रिय योगदान होता है। वहां पर जा कर के नमक पर निर्माण कार्य करते हैं और इसी से ही गांधी जी की इस यात्रा में, दांडी यात्रा में के दौरान पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। यह घटना 1930 की रहती है। 1932 में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1.5 साल के लिए पुनः उनको जेल में डाल दिया जाता है। 1933 में अहमदाबाद में न्यू ब्रह्म शक्ति हाउसिंग सोसाइटी का 25 नंबर प्लॉट सरदार को उस समय 2 रुपए के प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित होता है, लेकिन पैसे की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने 1933 में इसे सरकार को सरेंडर कर देते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं कि 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष भी चुना जाता है। महात्मा गांधी ने लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी ने सरदार भाई पटेल को यहीं पर लौह पुरुष का नाम से उनको उपाधि प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे देखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1040 दिन के बाद जेल से उन्हें रिहा किया जाता है और रिहा होने के पश्चात वो पुनः अपने अभियान में, अपने गति में लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 वर्ष की वो पूरी सजा कंप्लीट करने के पश्चात वह भारत की आज़ादी के लिए 1947 में जो भारत की आज़ादी हुई रहती है उसके लिए उन्होंने एक भूमिका तैयारी करने शुरू कर देते हैं कि स्वतंत्रता के समय उन्होंने 562 देसी रियासतें थी जिसे पटेल ने आज़ादी से पूर्व ही वीपी मेनन के साथ मिल करके इन देसी राज्यों को भारत में मिलाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। 1947 में 5 जुलाई 1947 को पटेल ने रियासतों के प्रति नई नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था, रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर ही भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। अर्थात उन्होंने सरकार बनने से पूर्व ही अपनी नीतियों का खुलासा कर दिया था कि हम किस प्रकार से कैसे अपने आगे के आने वाले समय की रणनीति को अपनाएंगे। अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समिति वह उस समय पटेल जी के पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पूर्ण समर्थन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 15 अगस्त 1947 को उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का दायित्व दिया गया और इनकी प्राथमिकता थी कि देसी रियासतों को भारत में शामिल करना और उसे आगे बढ़ाना। अपनी नीतियों के तहत वो पूर्ण रूप से उस दिशा में अग्रसर हो रहे थे।
जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद के राजाओं ने ऐसा करने से मना कर दिया था। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में शामिल होता है। हैदराबाद की नाकानी चलती रहती है। उसे दंड का डर, भय, सारी प्रकार की नीतियों को अपनाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवंबर 1948 में भारत में विजय का प्रस्ताव को स्वीकारते हैं और अंत में जूनागढ़, हैदराबाद भी भारत में शामिल हो जाता है। जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर नेहरू जी यह कह रहे थे कि इस विभाग को, जम्मू कश्मीर को अपने पास उन्होंने रखा और ये कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो जाए। 1949 में सभी 565 रजवाड़ों को भारत में का विलय हो गया, अर्थात 1949 तक जितने भी रजवाड़े, जितने भी देसी रियासतें थी 565, वो सारे कुछ विलय का प्राप्त कर ली थी। इसे हम कह सकते हैं भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। इसमें कोई रक्त नहीं बहा और काम भी हो गया। क्रांति का मतलब होता है कि जो भी क्रांति उसे कहते हैं जो कि आमूल चूक परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन तो होता है किंतु बिना रक्त के बहे। महात्मा गांधी ने कहा था पटेल जी के लिए, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही, अर्थात वो पटेल जी के लिए कहते हैं, केवल तुम ही इसे हल कर सकते हो। पटेल जी ने भी इसे स्वीकार किया और अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वहन किया। पटेल जी ने भी कहा था, किसी स्थान पे कहा था, एकता ही देश की तकदीर है, जिसमें एकता नहीं वह देश नहीं फकीर है। अर्थात एकता, इसीलिए हम देखते हैं कि यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस के दिन। ठीक इसी प्रकार से आगे भी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया गया, जिसके वे अध्यक्ष भी रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पूर्ण रूप से अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन किया। साथ ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी थे। 1950 में जम्मू व कश्मीर पर नेहरू की नीतियों की वो सरकार में आलोचना भी करते हैं। 7 नवंबर 1950 को अपने पद से वो त्यागपत्र भी देने की इच्छा जाहिर करते हैं और सरकार से अलग होने की भी इच्छा जाहिर करते हैं, किंतु इच्छा को उनको समझा दिया जाता है, रुक जाया जाता है। आखिर मुंबई के बिरसा हाउस में 15 दिसंबर 1950 को उनकी हृदय गति रुकने से देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक मैंने अभी आपसे इसी के साथ चर्चा किया था कि 31 अक्टूबर को हम पाते हैं कि नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे देखते हैं तो 2018 में 182 मीटर मूर्ति बनाई जाती है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होती है। इस मूर्ति को बनाने में लगभग 4 वर्ष लगे। 4 वर्षों को लगने में लगभग 2,989 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने अब इसको किया था, उद्घाटन किया था। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जब इंसान अपने पद से नहीं बल्कि अपने काम से प्यार करता है तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाता है। अर्थात इनके पक्ष में, इनकी विचारधाराओं, इनके कार्यशैली से हर नेतागण, हर राजनीतिक गण, हर व्यक्ति प्रभावित था और उनके कार्यशैली के कारण ही आज हम स्वतंत्र देश में अच्छे ढंग से देख रहे हैं, पा रहे हैं और हम खुली सांस में हवा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इस सरदार भाई पटेल के अंतिम दिनों 15 दिसंबर 1950 को देहावसान हुआ था और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए इन विचारों पर अच्छे लगें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें। धन्यवाद।